वेरी वेरी गुड मॉर्निंग उन स्टूडेंट्स के लिए जो मॉर्निंग में मेरी वीडियो देख रहे हैं, एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून उन स्टूडेंट्स के लिए जो आफ्टरनून में मेरी वीडियो देख रहे हैं, एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग उन स्टूडेंट्स के लिए जो इवनिंग में वीडियो देख रहे हैं। अच्छा गाइस, आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, अपनी इस वीडियो में मैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में आपको गाइड करूँगी। अच्छा, मेन पहले अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ये वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए है और कब से वो देखना स्टार्ट करें। देखो, मेन ये जो वीडियोस हैं, मैं खाली आज एक ही वीडियो नहीं लेके आऊँगी, बल्कि एक सीरीज़ वीडियो की लेके आऊँगी जिसमें कि मैं आपको डायरेक्ट टैक्स के बारे में गाइड करूँगी। अच्छा, मेन जो ये वीडियो है ये CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए है। CS एग्जीक्यूटिव उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्ज़ाम कब है, जून 2021 में। ठीक है बेटा, जून 2021 में जिनके एग्ज़ाम्स हैं, यानी जो जिन्होंने CSET क्लियर कर लिया है या फिर जिनका एडमिशन हो गया है जून 2021 के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो एप्लीकेबल है और एक सीरीज़ वीडियो की आएंगी इसमें। अच्छा, अब यदि मैं आपको CSET का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जो CS एग्जीक्यूटिव में जिन्होंने एंट्रेंस लिया है, CS एग्जीक्यूटिव के यदि सिलेबस के बारे में आपको बताऊं, तो CS एग्जीक्यूटिव के यहाँ पर बेटा दो दो मॉड्यूल है। ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल और सेकंड मॉड्यूल। ठीक है, सेकंड मॉड्यूल। अच्छा जी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली, जैसे अक्टूबर ये नवंबर में जब जिनका CSET का रिजल्ट आया था, तो उन्होंने हो सकता है कि 1 दिसंबर तक ICSI में रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा। और वो जो होंगे जून 2021 में दोनों मॉड्यूल के लिए एलिजिबल होंगे, यानी वो दोनों मॉड्यूल का वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो ये सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ एक ही मॉड्यूल का एग्ज़ाम देंगे जून 2021 में। तो बेटा मान लीजिए जो भी फर्स्ट मॉड्यूल यदि प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स, ठीक है, जो भी फर्स्ट मॉड्यूल कर रहे हैं, तो इसी का थोड़ा सा मैं आपको फर्स्ट मॉड्यूल का इंट्रो बता देती हूँ। इसमें फर्स्ट मॉड्यूल में क्या है बेटा, आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, एक तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, जूरिस्प्रूडेंस का, जूरिस्प्रूडेंस। अच्छा, जूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरप्रिटेशन। एक मिनट रुको। इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। ठीक है, जनरल लॉ ये एक फर्स्ट पेपर है। दूसरा आप लोगों का जो है सब्जेक्ट है वो है कंपनी लॉ। एंड थर्ड आपका जो है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। ठीक है, फोर्थ है आपका टैक्स लॉ। तो बेटा अभी हम जो करेंगे ना, इसमें टैक्स लॉ के सब्जेक्ट की मैं वीडियोस की सीरीज़ लेके आऊँगी, जिसमें कि मैं आपको टैक्स लॉ का आपको पढ़ाऊँगी। बाकी तो वैसे मैं पूरे सारे सब्जेक्ट्स आपको फर्स्ट मॉड्यूल के मैं करा रही हूँ। ठीक है, मेन अभी जो मैं यूट्यूब पे वीडियो लेके आऊँगी वो मेरी टैक्स लॉ की होंगी। बाकी इनके भी आपको लेक्चर अवेलेबल होंगे। अच्छा, टैक्स लॉ में मैं आपको थोड़ा सा, अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैम ये टैक्स लॉ क्या है। ठीक है, टैक्स नाम आपने नहीं सुना होगा, या कुछ कोई स्टूडेंट्स को पता होगा कि टैक्स होती क्या चीज़ है। यहाँ टैक्स लॉ में आप जो बेटा पढ़ोगे वो 2 टैक्स पढ़ोगे आप। एक तो है तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है बेटा, दूसरा है तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, अब मन में आ रहा होगा मैम इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बेटा मैं अभी जब अपनी क्लास स्टार्ट करूँगी तो आपको इसमें भी डिफरेंस पता चल जाएगा। मेन ये जो टैक्स लॉ का पेपर है, इसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स 2 पार्ट है आपके। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स के पोर्शन में से आपके एग्जाम में जो आते हैं 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के। और इनडायरेक्ट टैक्स में से भी क्या होगा, यहाँ पे एक तुम्हारा क्या है, GST है, और दूसरा क्या है यहाँ पे, कस्टम एक्ट। अच्छा, GST में से जो आएगा यहाँ पर 45 मार्क्स का आएगा आपके आपके एग्ज़ाम में, और कस्टम में से आएगा 5 मार्क्स का। ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स का मतलब यहाँ पे इनकम टैक्स।
ठीक है, इनकम टैक्स जो कि आप लोगों को पढ़ना है, इनकम टैक्स एंड, तो इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी और कस्टम एक्ट, ये सारा आपको टैक्स लॉ में पढ़ना है। अच्छा, 50 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स में और 45 मार्क्स जीएसटी, 5 मार्क्स का कस्टम एक्ट। अच्छा, टोटल यहाँ पे ये जो होंगे आपके 100 मार्क्स के पेपर है। वैसे तो हर एवरी ये सब्जेक्ट ही 100 मार्क्स का है, ठीक है, 100 मार्क्स का है ये हर सब्जेक्ट ही। मैं यहाँ पे अभी टैक्स की बात ही कर रही हूँ, बाकी की अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे जो बताना चाह रही हूँ वो ये है कि जो ये पेपर है टैक्स का, ये क्या है आपका प्रैक्टिकली पेपर है। प्रैक्टिकली यानी इसमें क्वेश्चंस वगैरह आएंगे आपके, प्रैक्टिकली पेपर है। दूसरा यहाँ पे क्या है, इसमें ये OMR बेस्ड पेपर है, यानी इसमें ऑप्शंस आएंगे, आपको ऑप्शंस पे टिक करना है, ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है ये। अच्छा, एक और चीज़ आपके पास, ठीक है, आपकी इसमें एग्ज़ाम में जून 2021 में जिन भी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम है तो उनके लिए जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा बेटा, यहाँ उनके एग्ज़ाम्स के लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा, फाइनेंस एक्ट 2020, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल होगा एग्ज़ाम्स के लिए। अच्छा, उनके एग्ज़ाम्स के लिए जो प्रीवियस ईयर होगा बेटा, प्रीवियस ईयर होगा यहाँ पे 2021 यानी 2021, और असेसमेंट ईयर होगा 2021 टू 2022, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ आप लोगों के कन्फ्यूज़न हो गए, मैम ये फाइनेंस एक्ट क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है, हो रहा होगा ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न। बेटा अभी जब मैं क्लास कराऊंगी अभी आपको ये भी डाउट आपका क्लियर कर दूंगी। मेन मैं आपको यहाँ पे जो बताना चाह रही हूँ ये फाइनेंस एक्ट, इस ये क्यों बता रही हूँ, जिन भी स्टूडेंट्स के पास में स्टडी मटेरियल है, ठीक है, हालांकि तो जो मुझसे क्लासेस ले रहे हैं मैं उनको पूरे नोट्स वगैरह उसी हिसाब से दूंगी, पूरे फाइनेंस एक्ट 2020 के उसी से दूंगी। लेकिन यदि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मान लो कोई स्टडी मटेरियल मार्केट से रेफर कर रहे हैं या फिर ICSI का ही यदि मॉड्यूल तो आप रेफर करेंगे ही करेंगे, तो ICSI का जो मॉड्यूल आपको मिला है, ठीक है, यदि उसमें फाइनेंस एक्ट 2019 है तो उसको मत रेफर करना, ठीक है। लेटेस्ट जो ICSI का मॉड्यूल है फाइनेंस एक्ट, जिसमें कि जिस स्टडी मटेरियल में फाइनेंस एक्ट 2020 है तो उसी मॉड्यूल को आप रेफर करना, क्योंकि जो पहले फाइनेंस एक्ट था ये तुम्हारा 2019, ठीक है, मान लिया हो सकता है ये स्टडी मटेरियल आप रेफ़र कर रहे हो तो वो मत रेफ़र करना, क्योंकि यहाँ से इसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम्स के लिए यही एप्लीकेबल होगा फाइनेंस एक्ट, और उसी फाइनेंस एक्ट जिस भी स्टडी मैटर में तो वही रेफ़र करना। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगी, जैसे आपके जून में एग्ज़ाम्स हैं, जून 2021 में, ठीक है। अच्छा, इंस्टीट्यूट क्या कहता है, इंस्टीट्यूट ये कहते हैं कि एग्ज़ाम से 6 मंथ्स पहले तक के, अब जून में एग्ज़ाम्स हैं तो 6 मंथ्स बिफोर यदि मैं लगाऊं तो देखो 1 जून को एग्ज़ाम है तो 1 जून से 6 मंथ्स बिफोर, मोटा मोटा यदि मैं यहाँ पे देखूँ 6 मंथ्स बिफोर, तो 30 नवंबर तक जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं फाइनेंस एक्ट में, ठीक है, यानी फाइनेंस एक्ट 2020 में जितने भी नोटिफिकेशंस आए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से या फिर GST डिपार्टमेंट से, क्योंकि हम दोनों ही एक्ट पढ़ेंगे, GST का भी पढ़ेंगे, इनकम टैक्स का भी पढ़ेंगे, कस्टम का भी पढ़ेंगे, है ना। सारे ही एक्ट्स में जितने भी नोटिफिकेशंस आए हैं, सर्कुलर्स आए हैं, वो सारे आपके एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेबल होंगे, तो आपको सारी ही चीज़ें यहाँ पे पढ़नी होगी। अच्छा, अभी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि मैम सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बेटा ये तो मैं कहूँगी कि CS एग्जीक्यूटिव का सिलेबस, CSET का तो कुछ भी सिलेबस नहीं है जो कि CS एग्जीक्यूटिव का है, ठीक है। यदि मैं कंपैरिजन करूँ तो CSET का जो सिलेबस है CS एग्जीक्यूटिव का उसके कंपैरिजन में 5 to 6 टाइम्स मोर है ना, और टफ भी है। मेन मैं आप लोगों को होपलेस नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन यदि आप डेली पढ़ेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा और रिवाइज टाइम से टू टाइम करेंगे, तो कोई ऐसा आपको फिर जब आप 3 या 4 मंथ्स स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा ये CS एग्जीक्यूटिव बहुत ईजी है
है ना। अच्छा, अभी ये जो मैं आपको बता रही हूँ बार बार कि ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट है, थोड़ा सा अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं इसी से रिगार्डिंग, थोड़ा सा, जिससे कि आपको भी ये पता चले कि है क्या चीज़। अच्छा, जो ही मैं अभी आपको करा रही हूँ ये टैक्स लो का, थोड़ा सा मैं आपको टैक्स का इंट्रो बता देती हूँ, टैक्स है क्या चीज़। देखो, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि टैक्स है क्या चीज़। देखो बेटा, टैक्स है क्या चीज़, यानी जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है, यानी गवर्नमेंट ने कोई एक लगाई है लोगों पर, ठीक है, एक इम्पोज किया है टैक्स, और लोगों से उसके बदले जो टैक्स इम्पोज किया है उन लोगों से फंड कलेक्ट कर रही है, और उस फंड को यूटिलाइज गवर्नमेंट किस में कर रही है, पब्लिक वेलफेयर के लिए कर रही है, ठीक है। तो एक तरीके से जो टैक्स है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू लगता है। क्लियर, यहाँ तक तो इतना तुमने पढ़ा भी होगा बचपन में भी, या मतलब इतना तो थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज ही होगी, है ना। अच्छा, एक और चीज़ अभी थोड़ा सा एक आप लोगों के मन में थोड़ा सा डिफरेंस ये आ रहा होगा कि क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है। बेटा, इसके लिए मैं अभी आपको यहाँ थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करा देती हूँ, थोड़े से अपनी क्लास ही हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो टैक्स है उनको हम दो क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी जो टैक्सेस हैं ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो जिसको कि हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है मैम, ये तो क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आपके मन में यही आ रहा होगा। एक मोटा मोटा यदि मैं आपसे ये कहूँ डायरेक्ट टैक्स, देखो डायरेक्ट टैक्स जो होता है ना कि इस पर जो बर्डन पड़ता है ना, वो उसी पर्सन पर जिस भी पर्सन पर पड़ता है बर्डन, यानी जिस भी इंडिविजुअल पर बर्डन पड़ता है वो उसकी पॉकेट से जाता है। थोड़ा सा फिर आप लोगों को कंफ्यूजन हो गया होगा। देखो, डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल आप समझ लो इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जैसे मैंने वहाँ पर भी आपको लिखा था, यानी डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जीएसटी लगा लो अभी, और कस्टम, जिसको कि हम अपनी क्लासेस में यहाँ पे पढ़ेंगे, पूरा जीएसटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, कस्टम का भी पढ़ेंगे और इनकम टैक्स का भी पढ़ेंगे। अच्छा, इनकम टैक्स की यदि मैं बात करूँ, इनकम टैक्स किन लोगों पर लगता है, यदि मैं आपसे ही पूछूं, आप लोगों को नहीं मालूम है ना, या कुछ को मालूम होगा, चलो मैं आपको बता देती हूँ। यानी जिन जिन लोगों की इनकम एक लिमिट से एक्सीड कर रही है, यानी एक मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट होती है, यानी एक लिमिट है, यदि उस लिमिट से इंक्रीज है, ठीक है, जिन भी पर्सन की इनकम, चाहे वो इंडिविजुअल हो, फार्म हो, कोई भी हो, तो जब वो एक लिमिट से एक्सीड कर रही है तो उनको अपनी उस इनकम पर क्या देना होता है, टैक्स देना होता है, जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स। अब मान लिया, देखो कोई एक ये है मिसिज एक्स है, सपोज करो मिसिज एक्स है, अब इनकी इनकम जो है वो एक लिमिट से एक्सीड कर रही है, सपोज कर लो 10 लाख रुपीज़ है। अब इनकी इनकम इतनी है तो अब इनको क्या होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को टैक्स देना होगा, जहाँ डिपॉजिट कराना होगा, बिल्कुल है ना, क्योंकि मैं आपसे भी पूछूं तो आप भी कहेंगे मैम बिल्कुल टैक्स डिपॉजिट कराना होगा। अब देखो टैक्स किसकी पॉकेट से गया, मिसिज एक्स की पॉकेट से गया। इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट वो टैक्स किसको जमा कराया, डिपॉजिट किसको कराया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करा दिया, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पे इनकम टैक्स का बर्डन पूछूं आपसे, यहाँ मिसिज एक्स के केस में जो टैक्स डिपॉजिट हुआ, किसने डिपॉजिट कराया, मिसिज एक्स ने डिपॉजिट कराया, और उसका बर्डन भी किस पर पड़ा है, मिसिज एक्स पर ही पड़ा है, पॉकेट से इनके गया है तो बर्डन तो उसी पर हुआ ना। माने देखो, आज कोई भी चीज़ मैं अपनी पर्स से या अपनी पॉकेट से किसी को पे कर रही हूँ तो बर्डन तो उसी पे हुआ ना जिसकी पॉकेट से वो गया है। अच्छा, दूसरा दूसरा यदि मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं, जीएसटी या फिर मैं कस्टम की बात करूं, थोड़ा सा टॉपिक हमारा हट रहा है यहाँ पे। जीएसटी के केस में क्या होता है, मान लिया कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है, या फिर मैं ऐसे कह दूं कोई होलसेलर है, ठीक है, सेलर है, होलसेलर है या रिटेलर है, कोई भी है, सेलर है। अब इन्होंने मैन्युफैक्चरर या सेलर ने किसी भी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचा, किसी भी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचा, जैसे कि आप ही हो, मान लिया मैं मिस्टर स्टूडेंट नाम रख देती हूँ, ठीक है, जो भी कस्टमर है उनका नाम है मिस्टर स्टूडेंट,
उनको कोई प्रोडक्ट बेचा। अब क्या होगा, इन्होंने क्योंकि मैन्युफैक्चरर और सेलर ने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचा, तो अब ये उस कस्टमर से क्या चार्ज करेंगे, जीएसटी चार्ज करेंगे। मान ली सपोज करो, जैसे जब भी आप कहीं कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो, मान लो पिज़्ज़ा वगैरह कहीं लेने गए या बर्गर लेने गए, ठीक है। अब आपने जब बर्गर खरीदा तो आपने क्या करा, उस यदि आप उसके स्लिप पे देखो तो वहाँ पर उस पर जीएसटी भी लिखा हुआ, यानी उन्होंने जीएसटी आपसे चार्ज किया। तो जीएसटी आपकी पॉकेट से गया, आपकी पॉकेट से जीएसटी गया, तो वो जीएसटी आपने किसको दिया, बर्गर के प्राइस के साथ में वो सेलर को दिया, यानी जहाँ से आप बर्गर परचेज कर रहे हैं, किया है ना, यहाँ पे उन्हीं को, सेलर को डिपॉजिट किया आपने। अच्छा, अब जो जीएसटी आपने अपनी पॉकेट से दिया है सेलर को, क्या सेलर उस जीएसटी को अपने पास उठा के रखेगा? ऑब्वियसली नहीं। उस सेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, उस सेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उस जीएसटी को डिपॉजिट कराए, ठीक है, उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो डिपॉजिट कराए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ जीएसटी कौन डिपॉजिट करा रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, मैन्युफैक्चरर या सेलर, है ना, मैन्युफैक्चरर या सेलर। जबकि बर्डन किस पर पड़ रहा है, बर्डन का मतलब है पॉकेट से किसकी जा रहा है, कस्टमर, यानी जो मिस्टर स्टूडेंट है, बर्डन तो उस पर पड़ रहा है ना, क्योंकि उसके पॉकेट से जा रहा है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स के केस में क्या होता है बेटा, जो बर्डन किस पर पड़ता है, एसएससी पर ही पड़ता है, यानी जो टैक्स डिपॉजिट करा है उसी पर ही पड़ता है, ठीक है। तो मेन डिफरेंस यही है। अच्छा, सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स का वही इनकम टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स का कौन सा है, जीएसटी और कस्टम। हालांकि अभी एक्साइज भी है, एक्साइज आप लोगों के उसमें नहीं है, एक्साइज वैसे तो हट चुका है, लेकिन अभी भी अल्कोहलिक लिकर पर एक्साइज अभी भी एप्लीकेबल है, लेकिन अभी इतना है नहीं एक्साइज, क्योंकि अभी जब जीएसटी आने से पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, जैसे कि वैट, सर्विस टैक्स, है ना, तो ये सब हट चुके हैं, एक्साइज भी ऑलमोस्ट हट चुका है, अल्कोहलिक लिकर पे ही है। खैर अभी हम ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी यहाँ पर जो मैं क्लासेस अभी करूँगी वो डायरेक्ट टैक्स के ऊपर ही करूँगी, तो यही डायरेक्ट टैक्स की हम बात करेंगे अभी। तो होप है कि अभी मोटा मोटा ये आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया होगा, यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस, है ना। अभी आगे आगे देखो इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो अभी इनकम टैक्स लॉ इंडिया में प्रिवलेंट है, ठीक है, ये जो प्रेजेंट लॉ है इनकम टैक्स का, इसे गवर्न कौन करता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, विच इज़ अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम से टाइम ये अमेंडमेंट हुआ है, इसमें टाइम से मतलब पहले जब 1961 में आया था, थोड़े थोड़े टाइम बाद जैसे जैसे नेसेसिटी लगी उसी के हिसाब से इसमें चेंजेस होता गया। कुछ और दूसरे लेजिस्लेशन हैं जो कि डायरेक्ट टैक्स से भी एप्लीकेबल है। अच्छा, यदि मैं यहाँ पे आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको यहाँ पे बताऊँ, हर लॉ आपको पता है कि यहाँ पे हर लॉ पार्लियामेंट से पास होता है, और हर लॉ की जो भी रूट्स हैं वो कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर देता है लॉ बनाने की, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझना होगा। देखो कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे आर्टिकल 265 क्या कहता है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी जब तक अथॉरिटी ऑफ लॉ, सिर्फ अथॉरिटी ऑफ लॉ को ही ये राइट होता है, वो ही टैक्स लेवी कर सकती है, वो ही टैक्स कलेक्ट करेगी। लेवी का मतलब है लगाना, किसी पर टैक्स लगाना, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 265 ये कहता है कि सिर्फ जो लॉ की अथॉरिटी है वो ही टैक्स इम्पोज कर सकती है, वो ही टैक्स को कलेक्ट कर सकती है। अब ये जैसे मैंने अभी आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में आपको थोड़ा सा माइनर से डिफरेंस बताया, तो डायरेक्ट टैक्स यहाँ पर कौन लगाता है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ही लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है डायरेक्ट टैक्स, है ना, इनकम टैक्स। तो अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी जो अथॉरिटी ऑफ लॉ है वही यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स इम्पोज करेगी, वही कलेक्ट करेगी, ठीक है, यानी अल्टीमेट वो टैक्स किसको जा रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। इसी तरीके से जीएसटी या कस्टम की यदि मैं बात करूँ, यहाँ पे जो जीएसटी लग रहा है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लगा रहा है, और कलेक्ट भी वही डिपार्टमेंट करेगा।
हालांकि मतलब कस्टमर से जो जीएसटी वगैरह या कस्टम मतलब जीएसटी गया वो किसको गया, शॉपकीपर को गया, सेलर को गया, मैन्युफैक्चरर को गया। फिर अल्टीमेटली जो सेलर और मैन्युफैक्चरर है वो भी जीएसटी को कहाँ डिपॉजिट करते हैं, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली वो टैक्स कहाँ जाएगा, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही जाएगा। चलो आर्टिकल 265 क्या कहता है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड, यानी लेवी कौन करेगा, वो अथॉरिटी ऑफ लॉ करेगी, और कलेक्ट भी कौन करेगा, सिर्फ अथॉरिटी ऑफ लॉ। क्लियर, आर्टिकल 265 ये चीज कहता है। अच्छा आर्टिकल 246 क्या कहता है, आर्टिकल जो 246 है वो डिस्ट्रीब्यूट्स करता है लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी जो भी लेजिस्लेटिव पावर है टैक्स से रिलेटिंग वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। अच्छा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक शेड्यूल है, शेड्यूल 7, यहाँ इसमें क्या 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है बेटा, अब यूनियन लिस्ट में पावर दी गई है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है। लेजिस्लेटिव लिस्ट में, या जिसको कि हम लेजिस्लेटिव लिस्ट कह रहे हैं या फिर स्टेट लिस्ट भी कह सकते हैं, इसमें जो पावर दी गई है वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है, मतलब कुछ टैक्स इम्पोज करने की। और कंकरेंट लिस्ट कौन सी है, कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें कि दोनों ही यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही पावर दी गई है। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यदि कन्फ्लिक्ट है तो लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट प्रिवेल्स, वैसे तो दोनों को दी गई है लेकिन यदि कन्फ्लिक्ट है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएंगे उससे रिलेटेड मैटर पर। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पे वही लिस्ट के बारे में यहाँ पे देखें, जैसे हमने कहा कि यूनियन लिस्ट, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट कौन कौन से हैं, देखो किन किन फील्ड में वो टैक्स इम्पोज कर सकता है, इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम के अलावा जो दूसरी इनकम है, जैसे इनकम बहुत सारी हो सकती है हमें, है ना, अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन सी हो सकती हैं, उन पर टैक्स लगाने की टैक्स लगाने का राइट किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसी तरीके से कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी, है ना, कस्टम से रिलेटिव वो सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक्साइज ऑन टोबैको, टोबैको पर एक्साइज या कुछ दूसरे गुड्स और जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए हैं सिर्फ किसके, एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर, एल्कोहलिक लिकर के अलावा, क्योंकि ये वाला एल्कोहलिक लिकर पर जो राइट दिया गया है वो किसको दिया है, वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया है। ठीक है, एल्कोहलिक लिकर के अलावा बाकी सारी जो गुड्स मैन्युफैक्चर होती हैं और टोबैको पर जो एक्साइज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको राइट दिया गया है। अच्छा इसी तरीके से कारपोरेशन टैक्स, अब आपके मन में आ रहा होगा मैम ये कारपोरेशन टैक्स क्या है, बेटे जो भी जितनी भी कंपनीज है, कंपनीज पर जो भी कंपनी को जो भी इनकम लग रहा है, इनकम पर सॉरी कंपनीज को जो भी इनकम हो रही है और इस इनकम पर जो टैक्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं कारपोरेशन टैक्स। ठीक है, तो ये कारपोरेशन टैक्स भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है। टैक्सीज ऑन इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के अलावा बाकी जो न्यूज़पेपर के अलावा बाकी जो गुड्स का ट्रेड हो रहा है इंटर स्टेट, इंटर स्टेट का मतलब है 2 स्टेट के बीच में। ठीक है, 2 डिफरेंट स्टेट के बीच में उनके ऊपर जो टैक्स है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है। इसके अलावा टैक्सेस ऑन इंटर स्टेट कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स के कंसाइनमेंट पे लग रहा है वो भी रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाएगी। और बाकी कोई ऐसा मैटर जो कि सेकेंड लिस्ट कौन सी, जो अभी हमने यहाँ पे लेजिस्लेटिव लिस्ट के बारे में हमने जो भी पढ़ा है ना, लेजिस्लेटिव लिस्ट या स्टेट लिस्ट, और थर्ड हमारी कंकरेंट लिस्ट है ना। इन दोनों लिस्ट में जो कोई ऐसा मैटर है कि जो इन दोनों लिस्ट में नहीं डिफाइन है तो उन सारे मैटर में भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्स लगाएगी। अच्छा इसके अलावा अब यदि हम यहाँ पे, ये तो हमने बात करी फर्स्ट लिस्ट की। अच्छा सेकेंड लिस्ट की यदि हम यहाँ पे देखें, यहाँ सेकेंड लिस्ट में यानी लेजिस्लेटिव लिस्ट में यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को राइट है। अच्छा यहाँ गवर्नमेंट को राइट की स्टेट गवर्नमेंट को राइट है, जैसे कोई भी एग्रीकल्चर इनकम है उस पर जो टैक्स लगेगी स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। इसी तरीके से एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहलिक लिकर, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया ना एल्कोहलिक लिकर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को राइट है। इसी तरीके से ओपीएम और नारकोटिक्स है ना, इन सारे प्रोडक्ट्स के केस में यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ पे टैक्स लगाती है। ऑक्ट्रे और एंटी टैक्स, टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट ट्रेड, अब देखो यहाँ पे एक यहाँ वर्ड था इंटर, देखो एक वर्ड है यहाँ पे इंटर और एक वर्ड है यहाँ पे इंट्रा, ये देखो वर्ड्स मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, ये मेन आपको जीएसटी में भी हेल्प करेंगे।
इंटर वर्ड जो होता है इसका मतलब है कि दो डिफरेंट स्टेट है, जैसे मान लो एक है सपोज कर लो दिल्ली और दूसरी है यहाँ पे हरियाणा कह लो या पंजाब कह लो। अब ये दोनों देखो डिफरेंट स्टेट है, ठीक है। तो इंटर का मतलब है डिफरेंट स्टेट के बीच में यदि ट्रेड हो रहा है गुड्स का, है ना, न्यूज़पेपर के अलावा दूसरी गुड्स का ट्रेड हो रहा है, तो उस वाले केस में यहाँ पे जो टैक्स लगेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। इसके अलावा यदि इंट्रा इंट्रा का मतलब है एक ही स्टेट के अंदर, मानिए दिल्ली है, दिल्ली में मानिए सपोज करो शालीमार बाग है, और शालीमार बाग से यहाँ पीतमपुरा कह लो या फिर रोहिणी कह लो, है ना, शालीमार बाग से रोहिणी मैं कह लेती हूँ, रोहिणी में मतलब दोनों ही जगह कहाँ है, दोनों ही जगह ये दिल्ली में लोकेटेड है। तो दोनों जो वे दोनों प्लेसेस जहाँ जो एक ही स्टेट में लोकेटेड है, यदि उन दोनों प्लेसेस के बीच में कोई ऐसा इन ट्रेड हो रहा है गुड्स का अदर देन न्यूज़पेपर का, तो उस पर जो टैक्स लगेगा तो वो बेटा कौन लगेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट लगेगा। तो मोटा मोटा ये है कि दो डिफरेंट स्टेट में यदि ट्रेडिंग हो रही है न्यूज़पेपर के अलावा बाकी गुड्स की, तो वहाँ टैक्स इम्पोज सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और यदि एक ही स्टेट के अंदर यहाँ पे यदि ट्रेडिंग हो रही है न्यूज़पेपर के अलावा बाकी गुड्स की, तो वहाँ जो टैक्स इम्पोज का काम करता है वो कौन करता है, ये स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट अदर देन दैट इन न्यूज़पेपर, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को राइट है। टैक्स ऑन गुड्स एंड पैसेंजर कैरिड बाय रोड और इनलैंड वाटरवेज, है ना, टैक्स ऑन प्रोफेशनल, ये सारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को ये राइट दिए गए हैं। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मेन मेरा मोटिव यही है आज की क्लास में, यही ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊँ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। तो मेन अभी की क्लास में अभी हमने क्या पढ़ा, एक तो डिफरेंस पढ़ा है, दूसरा आपको ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी ये आपको पता चला कि मतलब किस हिसाब से यहाँ पर हमारा किस हिसाब से यहाँ पे गवर्नमेंट को पावर दी गई है ना, टैक्स इम्पोज करने की। बाकी यदि हम आगे भी यहाँ पे देखें, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज ए एपेक्स बॉडी। ये जो डिपार्टमेंट है रेवेन्यू का वो एक एपेक्स बॉडी है चार्ज्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेस, यानी जो टैक्सेस का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक पार्ट है। अच्छा, इनिशियली द बोर्ड वाज इन चार्ज ऑफ बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। शुरू में ये बोर्ड क्या था, दोनों ही टैक्स को देखता था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेकिन जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ने लगी, टैक्स जैसे जैसे गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो जैसे प्रोसेसिंग बढ़ने लगी, अब क्या हुआ कि डिपार्टमेंट पे काम बढ़ने लगा, तो काम बढ़ने के साथ में अब बोर्ड को ये सब कुछ हैंडल करना मुश्किल हो गया। तो बोर्ड ये क्या हुआ, बोर्ड स्प्लिट अप हो गया, यानी दो भागों में उसको डिवाइड कर दिया गया। नेमली एक तो डिपार्टमेंट बन गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा बन गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। समझ में आया यहाँ पे, यानी दो हिस्सों में ये बोर्ड डिवाइड हो गया, CBDT, और दूसरा यहाँ पे बोर्ड बन गया यहाँ पे CBEC, ठीक है। सेंट्रल, ये वाला हो गया हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा हमारा बन गया यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। अच्छा, हालांकि अभी तो एक्साइज हट चुका है, GST आ गया है ना, 1 जनवरी 1964 में ये इस दो हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड हो गया। अच्छा, ये जो बाइफिक्रेशन हुआ बोर्ड का was brought about by constitution of two boards under the section 3 of Central Board of Revenue Act, Central Board Revenue Act के थ्रू यहाँ पे बाइफिक्रेशन हुआ यहाँ पर। अच्छा, बाकी अब आगे आ जाओ, देखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, अब हम क्योंकि हम यहाँ पे अभी जो हम क्लासेस कर रहे हैं वो डायरेक्ट टैक्स की कर रहे हैं, बाकी जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो बोर्ड है उसके हम जो स्टडी करेंगे वो GST वाली क्लासेस में करेंगे बेटा, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स के यहाँ पे ये जो बोर्ड है प्रोवाइड्स एसेंशियल इनपुट्स फॉर पॉलिसी एंड प्लानिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। मेन इस बोर्ड का काम क्या है, CBDT का, ये क्या करता है, पॉलिसीज बनाता है, प्लानिंग करता है डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, एंड इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। जितने भी डायरेक्ट टैक्स के लॉ हैं उनसे रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है।
थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी इसका एक अलग से एक डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मेन एज ए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये क्या बनाता है, पॉलिसी बनाता है, एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम देखता है। सीबीडीटी इज ए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यानी एक कानूनी अथॉरिटी है, फंक्शनिंग अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के अंडर में ये काम करता है। ठीक है, चलो अब यदि हम इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे देखें बेटा, देखो सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज हेडेड बाय सीबीडीटी चेयरमैन। इसका हेड कौन है, चेयरमैन, सीबीडीटी चेयरमैन है। एंड आल्सो कंप्राइजेस 6 मेंबर्स भी होते हैं इसमें। जो चेयरपर्सन है यानी चेयरमैन की हम बात करें, चेयरपर्सन बेटा वर्ड देखो, चेयरपर्सन क्यों नाम लिखा है यहाँ पे, जो चेयरमैन है वो मैन भी हो सकता है वुमेन भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे वर्ड जो लिखा है चेयरपर्सन है। ठीक है, चेयरपर्सन होल्ड्स द रैंक ऑफ स्पेशल सेक्रेटरी, यानी जो चेयरपर्सन की जो रैंक होती है वो स्पेशल सेक्रेटरी की रैंक है, यानी वो स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट है। और बाकी जितने भी 6 मेंबर्स हैं, जैसे यदि मैं यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बात करूँ, एक तो यहाँ पे हो गया चेयरमैन और बाकी यहाँ पे क्या है 6 मेंबर्स हैं। ठीक है, 6 मेंबर्स हैं। अच्छा, 6 मेंबर्स जो हैं उनकी जो रैंक होती है वो किस टाइप की है, एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। अच्छा, मेंबर्स जैसे 6 मेंबर्स जो अभी हम कह रहे हैं, मेंबर्स कैसे कौन, तो इनकम टैक्स के हो सकते हैं, है ना, एक मेंबर लेजिस्लेशन और कंप्यूटराइजेशन का काम देखता है, मेंबर एक रेवेन्यू से रिलेटेड, पर्सनल एंड विजिलेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन से, है ना, और एक ऑडिट और जुडिशल से रिलेटेड मैटर, ये इस तरीके से उनको पावर दी गई है। अच्छा, ये जितने भी चेयरमैन और मेंबर्स हैं बेटे सेलेक्टेड जो होते हैं वो फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, एक जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू वहाँ से सेलेक्टेड होते हैं। ठीक है, अच्छा, इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है उसका जो है फंक्शन करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट में है उसके अंडर में काम करता है। ये जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग फॉलोइंग डायरेक्ट टैक्सेशन एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट, यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। दूसरा कुछ और फाइनेंस एक्ट जो कि हर साल बजट सेशन में पास होता है। अभी जो मैंने आपको बताया था ना, देखो इनकम टैक्स वैसे तो गवर्न होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 से, लेकिन मैंने अभी आपको ये बताया था कि जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम जून 2021 में है उनके लिए, उनके एग्ज़ाम्स के लिए कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, फाइनेंस एक्ट 2020। ठीक है, अब ये फाइनेंस एक्ट है क्या चीज़, देखो हर साल हमारा बजट आता है और बजट में हमारा एक फाइनेंस बिल होता है। जब ये फाइनेंस बिल पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास हो जाता है, तो बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से जब ये पास हो जाता है और उस पर प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिल जाती है, तो तभी ये क्या बन जाता है, एक फाइनेंस एक्ट बन जाता है। यानी आपके एग्जाम के लिए फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो हर साल यहाँ पे बजट सेशन में हर साल यहाँ पे ये पास होता है। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन का काम यानी इनकम टैक्स एक्ट और जो हर साल ये जो फाइनेंस एक्ट, जितने भी फाइनेंस एक्ट उनका एडमिनिस्ट्रेशन काम कौन लेता है, ये इनकम टैक्स के बाद में। ठीक है, चलो फिर उसके बाद आ जाओ, देखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। अभी जैसे मैंने बताया कि 2 हिस्सों में बोर्ड डिवाइड हो गया। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम इज ए पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का ही एक डिपार्टमेंट का पार्ट है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है और रेवेन्यू के डिपार्टमेंट में फिर ये 2 पार्ट है ना, सीबीडीटी का और सीबीआईसी का। अच्छा, it deals with the task of formulation of policy concerning levy and collection of custom and GST। अब जैसे ये जो सीबीडीटी का डिपार्टमेंट था इसका मेन काम क्या था, पॉलिसी बनाना और एडमिनिस्ट्रेशन करना इनकम टैक्स से रिलेटेड। तो इसी तरीके से सीबीईसी का जो डिपार्टमेंट का काम है वो किससे रिलेटेड है, एक्साइज और कस्टम से रिलेटेड। अब हालांकि एक्साइज हट चुका है, उसकी जगह पे क्या आ गया, जीएसटी। ठीक है, तो अब इसका नाम जो यहाँ पे सीबीआईसी यानी इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ठीक है, सीबीईसी की जगह सीबीआईसी। चलो, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग। अच्छा, ये जो सीबीआईसी का एक को काम क्या है, यानी कस्टम और जीएसटी का तो काम एडमिनिस्ट्रेशन देखता ही देखता है।
साथ में प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग, यानी स्मगलिंग ना हो, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जीएसटी और ये सब मैटर ये देखता है सीबीआईसी का डिपार्टमेंट। अच्छा, इनकम टैक्स बीइंग डायरेक्ट टैक्स हैपन्स टू बी मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जैसे क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स का जो डायरेक्ट टैक्स है ना बेटा, बहुत लार्ज है, मैं मतलब जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलती है, मेजर सोर्स है गवर्नमेंट के लिए डायरेक्ट टैक्स। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स वेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है। दिस टैक्स इज लेविड एंड कलेक्टेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, और उसी में ये पावर दी गई है टैक्स लेवी की और कलेक्शन की। ठीक है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है इसी एक्ट के थ्रू दी गई है, यानी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, है ना। तो इंटायर अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज क्लासिफाई अंडर द हेड। तो इसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के अंडर में, यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर में जो भी अमाउंट कलेक्ट करती है, ठीक है, उसको हम दो हिस्सों में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स और दूसरा हो गया हमारा इनकम टैक्स। यानी कॉर्पोरेशन टैक्स मैंने जैसे आपको बताया था कि जो टैक्स कंपनीज पर इम्पोज होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कॉर्पोरेशन टैक्स। और जो नॉन कॉर्पोरेट एसएससी पर इम्पोज होता है, नॉन कॉर्पोरेट का मतलब है जो कंपनी नहीं है। अब आपके मन में आ रहा होगा मैम कंपनी नहीं है, जैसे इसका भी कोई एग्जाम्पल दे दो। देखो बेटा, जैसे जो कंपनी नहीं है, यानी इंडिविजुअल के नाम पे भी तो कोई बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं ना। माने मैं इंडिविजुअल हूँ सारिका गुप्ता, मैं इंडिविजुअली कुछ काम कर रही हूँ और मुझे कुछ अर्निंग हो रही है, और अर्निंग हो रही है तो इनकम हो रही है, और मैं उस इनकम पर अपना टैक्स पे कर रही हूँ। या फर्म के नाम पर, फर्म के नाम से कोई बिजनेस चल रहा है ना, या कोई एओपी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, या बीओआई है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, किसी भी फॉर्म का हो सकता है, यानी जो नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है, यानी जो कंपनीज पर इम्पोज है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेशन टैक्स, और जो नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है दैट इज कॉल्ड एज इनकम टैक्स। ठीक है। अच्छा, अब यदि हम यहाँ पे इनकम टैक्स लॉ के यहाँ पे देखें, इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इनकम टैक्स एक्ट लॉ कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो देखो, इनकम टैक्स हम कह रहे हैं कि इनकम टैक्स लॉ जो इंडिया में चल रहा है, यानी इनकम टैक्स जो गवर्न हो रहा है जिस लॉ से, कौन कौन गवर्न कर रहा है। एक तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, हमने ये भी बात की, जैसे 1961 ये वाला एक्ट हो गया। ये जो एक्ट है, ध्यान रखना बेटा, ये जो फोर्स में आया था, कब आया था? 1 अप्रैल 1962 में। अच्छा, इसमें जो सेक्शन है वो कितने, 298 सेक्शन है। हालांकि सेक्शन उसके बाद सब सेक्शन भी है, क्लॉजेज भी हैं, सब क्लॉजेज भी हैं, कुछ प्रोविजंस भी हैं, एक्सप्लेनेशंस भी हैं, है ना। अच्छा, एक और फाइनेंस एक्ट, जैसे मैंने बताया कि हर साल फाइनेंस एक्ट पास होता है, बनता है, फाइनेंस एक्ट बनता है, यानी बजट आता है हर साल। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा, हर साल बजट आता है, और बजट में क्या होता है, फाइनेंस बिल होता है। फाइनेंस बिल जब दोनों हाउसेज से पास हो जाता है तो फिर वही क्या बन जाता है, फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तो ये जितने भी इनकम टैक्स के लॉ हैं, तो ये फाइनेंस एक्ट से भी इसको भी, वो भी फाइनेंस एक्ट भी इसको गवर्न करता है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा एक और चीज़, मेन इंपॉर्टेंट चीज़, कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन में आ जाती है यहाँ पे, इफेक्टिव डेट ऑफ अमेंडमेंट्स इन फाइनेंस बिल। अब मान लिया बजट में कोई फाइनेंस बिल आया, फाइनेंस बिल में कोई अमेंडमेंट है, ठीक है। अब कोई अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट का मतलब क्या है, देखो बेटा, पहले से कोई लॉ बना है, पहले लॉ बना है, फिर चलो जी इनकम टैक्स का कोई लॉ है, फिर उसके बाद फाइनेंस बिल में लोगों को, मतलब कुछ जो मेंबर्स थे जिन्होंने फाइनेंस बिल पेश किया, उन्हें लगा कि थोड़ा सा इस लॉ में कुछ चेंज होना चाहिए, यानी जो पहले से एग्जिस्टिंग बिल लॉ था उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। अब उन्होंने बिल के थ्रू कुछ चेंजेस लेके आए, जिसको कि हम बोलते हैं अमेंडमेंट, ठीक है। उन्होंने चेंज करा, यानी पहले से एग्जिस्टिंग लॉ को कुछ चेंज करा, अमेंडमेंट किया। अब वो अमेंडमेंट जब वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू लेके आएंगे, ठीक है, जब वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट लेके आए हैं, तो वो अमेंडमेंट कौन सी डेट से एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट टैक्स के केस में बेटा, तो ध्यान रखना जितने भी अमेंडमेंट्स हैं उनकी इफेक्टिव डेट कौन सी होगी,
यूजली डेट इफ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट और इन फाइनेंस एक्ट। तो जिस बिल के थ्रू यानी जिस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट्स लेके आ रहे हैं, तो उस एक्ट में जो डेट होगी या ऑफिशियल गजट में जो वो पब्लिश हुआ है, तो उस नोटिफिकेशन की जो डेट होगी वो डेट से वो अमेंडमेंट इफेक्टिव माना जाएगा, यानी वो अमेंडमेंट तब से एप्लीकेबल माना जाएगा। अच्छा, एक और चीज, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स के केस में, इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या होता है कि जब वो बिल प्रेजेंट हुआ है, फाइनेंस बिल, ठीक है, तो फाइनेंस बिल जिस दिन भी प्रेजेंट हुआ है, जिस भी डेट को प्रेजेंट हुआ है, उसकी मिडनाइट से वो एप्लीकेबल होता है यदि इनडायरेक्ट टैक्स में कोई अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ में यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ पे। अच्छा, अभी जैसे हमने बताया कि इनकम टैक्स को गवर्न करने वाला, एक तो हमने अभी पढ़ा है कि यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट है 1961, ठीक है, यानी जो इनकम टैक्स के लॉ हैं, यदि हम यहाँ पे मोटा मोटा देखें, इनकम टैक्स के लॉ जो गवर्न होते हैं किससे, इनकम टैक्स एक्ट 1961, यही पढ़ा है अभी हमने 1961, इससे गवर्न होता है। दूसरा इनकम टैक्स रूल्स 1962, ठीक है, इनकम टैक्स रूल्स 1962। देखो इसमें भी अभी समझ लो, कुछ नोटिफिकेशन और उनसे भी गवर्न होता है, अभी मैं समझा देती हूँ आपको। इनकम टैक्स रूल 1962 एक्ट जब इम्प्लीमेंट होता है, यानी एक्ट जब एप्लीकेबल होता है, एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज एम्पावर्ड टू फ्रेम दिस रूल फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या होता है कि जो सीबीडीटी का डिपार्टमेंट है, यानी गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जो इनकम टैक्स का काम देखता है, वो जब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम करता है या एक्ट को इम्प्लीमेंट करता है, नए इनकम टैक्स एक्ट 1961 को इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जब भी वो काम करता है, तो वो उससे रिलेटेड कई बार अपने खुद के रूल्स बना लेता है टाइम टू टाइम। देखो मान लो कोई एक डिपार्टमेंट है, अब डिपार्टमेंट का काम क्या है, डिपार्टमेंट वो कर रहा है कि उस एक्ट को, यानी जो पार्लियामेंट से बन के आया है इनकम टैक्स एक्ट, तो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा है, ठीक है। अब उस डिपार्टमेंट ने इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू ये लगाया कि भैया ऐसे कोई लास्ट डेट है, अपने वो खुद से रूल्स बना सकता है। जैसे होता है ना कि यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, स्कूल क्या कर रहा है, मान लो स्कूल है सीबीएसई से गवर्न हो रहा है, तो सीबीएसई के सबको उसका देख रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या सारा काम देख रहा है, लेकिन वो स्कूल कई बार अपने खुद के रूल्स बना देता है। तो इसी तरीके से डिपार्टमेंट भी अपने खुद के रूल्स बना लेता है टाइम टू टाइम। दीज रूल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड द इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो जो डिपार्टमेंट को पावर दी गई है रूल्स बनाने की, तो इन्हीं रूल्स को हम क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स रूल 1962। दीज रूल्स आर मेड एप्लीकेबल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट इन इंडिया। इंडिया के ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के थ्रू जो जिस दिन में नोटिफाई हुए हैं, वही डेट हमारी ये एप्लीकेबल मानी जाती है, रूल्स उसी दिन से एप्लीकेबल होंगे। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा एक तो हमने अभी क्या देखा, एक्ट देखा, यानी इनकम टैक्स लॉ गवर्न होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। दूसरा इनकम टैक्स रूल्स 1962, यानी इनको कौन बनाता है, इनको बनाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी रूल्स बनाने का काम कौन करता है, डिपार्टमेंट। टाइम टू टाइम वो अपने रूल्स बना देता है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ये हाईलाइट कर दिया, यानी ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है। अच्छा, अब उसके बाद है जो नोटिफिकेशन। देखो जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, या फिर सीबीडीटी, सीबीडीटी का मतलब वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वो इशू करता है। टू टेक केयर द प्रोसीजरल एक्सपेक्ट ऑफ एक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे रूल्स बनाने का काम कौन करता है, सीबीडीटी। इसी तरीके से नोटिफिकेशन भी इशू कर सकता है सीबीडीटी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है। और ये जितने भी नोटिफिकेशन होंगे, ध्यान रखना, ये बाइंडिंग ऑन एवरीवन, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ पर भी एप्लीकेबल होंगे नोटिफिकेशन, और साथ ही साथ एसएससी पर भी एप्लीकेबल होंगे, ठीक है बेटा। तो अभी लिख लो यहाँ पर, जैसे अभी हमने एक तो ये पढ़ा इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरा हमने पढ़ा इनकम टैक्स रूल 1962, और थर्ड हमने पढ़ा यहाँ पे नोटिफिकेशंस। यानी जो इशू होते हैं नोटिफिकेशंस, जो कि इशूड होके हैं, लिख लो आप लोग भी, इशूड बाय
सेंट्रल गवर्नमेंट और CBDT एंड applicable on all SSCs, on everyone लिख लो, everyone, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर भी ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होंगे, साथ ही साथ किसी और पर्सन पर भी, ठीक है, SSC पर भी एप्लीकेबल होंगे। अब आपके मन में होगे मैम SSC का मतलब क्या है? बेटा अभी समझाऊंगी, अभी थोड़ा सा भी यहाँ जो मैं करा रही हूँ वही कर लो, ठीक है। चलो नोटिफिकेशन हो गया, फिर उसके बाद देखो सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशन, नाम से जैसे पता चले कोई सर्कुलर आया है, ये क्लैरिफिकेशन है। देखो ये जितने भी सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशंस हैं, ये भी कौन इशू करता है? CBDT करता है, यानी डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट इशू करता है। मान लीजिए जैसे कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे पर्सन है नहीं जो इनकम टैक्स पे करते हैं, SSC अभी ऐसा समझ लो जो इनकम टैक्स पे करते हैं, ठीक है, उनको SSC ऐसा समझ लो मोटा मोटा। अब मान लीजिए उन SSC को कोई डाउट है, ठीक है, उस डाउट को दूर करने के लिए जब CBDT यानी वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का जो डिपार्टमेंट है, जब वो कोई क्लैरिफिकेशन इशू करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लैरिफिकेशन या सर्कुलर, है ना, कि वो सर्कुलर इशू करता है। टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन इनकम टैक्स ऑफिसर्स, यानी इनकम टैक्स ऑफिसर्स को गाइड करने के लिए दीज सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ऑन द इनकम टैक्स अथॉरिटीज बट नॉट ऑन द SSC। समझाया? अब देखो लिख लो यहाँ पर, फोर्थ हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? सर्कुलर्स। सर्कुलर्स यानी सर्कुलर्स कौन इशू करता है? इशूड बाय CBDT इशू करेगा, और एप्लीकेबल किस पर होगा यहाँ पे? एप्लीकेबल ऑन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर ये एप्लीकेबल होगा। चलो SSC पर नहीं होगा। SSC का मतलब है जो आम पब्लिक है, यानी जो टैक्स डिपॉजिट करा रही है, अभी ऐसा समझ लो, ठीक है। अब देखो इसके अलावा एक और है जुडिशियल डिसीजंस। अब आपके मन में आ रहा होगा मैम ये जुडिशियल डिसीजंस कैसे लोग को कवर करते हैं? देखो बेटा, जितने भी कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन क्या बन जाता है? एक लॉ बन जाता है, बिकम जुडिशियल प्रेसिडेंट। यानी एक मान लो दो पार्टी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट आया है, सुप्रीम कोर्ट के बीच में, सुप्रीम कोर्ट के दो पार्टी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट सुन रहा है, अब उस डिस्प्यूट का उसने जो डिसीजन दिया है, तो वो डिसीजन ही वो क्या बन जाता है? केस लॉ बन जाता है, जिसको हम कहते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट या केस लॉ, ठीक है। और वो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, देखो ऐसे मोटा मोटा ऐसे समझ लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, मैं कंफ्यूज नहीं आप लोगों को करना चाहती हूँ, ऐसे समझ लो दो पर्सन है X एंड Y, इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है, ठीक है, कोई डिस्प्यूट है और इससे रिलेटेड डिस्प्यूट से रिलेटेड दोनों ही पर्सन कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट में है। अब इस डिस्प्यूट से रिलेटेड जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन जब इनका डिस्प्यूट सुना, तो डिस्प्यूट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया, ठीक है, डिसीजन दे दिया। अब ये जो डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का, इसी को हम क्या बोलेंगे? जुडिशियल प्रेसिडेंट या फिर केस लॉ, जुडिशियल प्रेसिडेंट या फिर केस लॉ। और ये जो भी केस लॉ यानी जो डिसीजन है, ये डिसीजन किस पर एप्लीकेबल होगा? यानी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अंडर में यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जैसे हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब पर ये एक लॉ का काम करेगा। अब मान लें जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, यानी हाई कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मान लिया अब इन हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने भी कोर्ट है, इन कोर्ट में यदि इसी टाइप का यानी जो ये मैटर था X और Y के बीच में जो सुप्रीम कोर्ट के पास में आया था, जिस मैटर से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, अब यदि इसी टाइप का कोई मैटर इन नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट में आता है, तो ये कोर्ट जब फ्यूचर में यदि कोई ऐसा मैटर कोर्ट में आता है और जब कोई भी ऐसी सबऑर्डिनेट कोर्ट डिसीजन देगी, तो उस टाइम पे डिसीजन देते टाइम पर ये सुप्रीम कोर्ट के इस केस लॉ को ध्यान में रखेगी। यानी वो ये सोचेगी कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसा केस आया था, तो उस केस के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया था, तो आज हमारे पास ऐसा केस है, तो हमें भी इसी केस को मतलब इस केस में हमें उसी टाइप का डिसीजन देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये बेटा ये है, डिसीजन प्रोनाउंस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट
तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन यदि दिया है तो वो क्या बन जाता है, जुडिशियल प्रेसिडेंट और आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, यानी सारी कोर्ट पर वो बाइंडिंग हो जाता है, चाहे अपीलेट ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज है या फिर एसएससीज है, यानी सब पर एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा यदि हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया तो जितने भी उसके लोअर होंगी सब पर बाइंडिंग होगा। इसी तरीके से हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया होगा बाइंडिंग ऑन एसएससी एंड इनकम टैक्स अथॉरिटीज विच कम अंडर इट्स जुरिसडिक्शन, जो हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आते हैं वो हाई कोर्ट का डिसीजन उनके लिए बाइंडिंग हो जाता है, यानी उनके लिए केस लॉ का काम करता है, ठीक है। अनलेस इट इज ओवर रूल्ड बाई ए हायर अथॉरिटी द डिसीजन ऑफ ए हाई कोर्ट कैन नॉट बाइंड अदर हाई कोर्ट। हाँ, बस ये चीज ध्यान रखना, हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो वो दूसरी हाई कोर्ट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं क्यों नहीं होगा, मैं आपसे पूछूं क्यों नहीं होगा, देखो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। देखो बेटा, मान लीजिए दो हाई कोर्ट है, एक हाई कोर्ट ये है दूसरी ये है, ठीक है, दोनों सेम लेवल की है ना। हमने जैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो इससे नीचे जितनी भी अथॉरिटी है सब पर वो डिसीजन एप्लीकेबल होगा। इसी तरीके से हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो उससे नीचे जितने भी कोर्ट है या इनकम टैक्स अथॉरिटी है या एसएससी है सब पर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो उनसे लोअर पर एप्लीकेबल होगा ना, दूसरी हाई कोर्ट पर इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगा वो डिसीजन या केस लो या जुडिशियल प्रेसिडेंट कह लो, इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि दूसरी हाई कोर्ट तो उसी के सेम लेवल की है ना, सेम लेवल की है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन उससे जो सबऑर्डिनेट है उन पर एप्लीकेबल होगा, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना यहाँ पे। चलो अच्छा, अभी की क्लास में यहीं तक ही रखी हूँ बेटा। अच्छा, अभी थोड़ा सा मैं यदि अभी आज की क्लास का मैं रिव्यू आपको कराऊँ, देखो आज की क्लास में एक तो हमने क्या पढ़ा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस, जो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन यदि कोई कन्फ्यूजन भी हो तो बेटा कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपका उसमें रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा अभी हमने क्या देखा, इनकम टैक्स यानी जो लॉ, सॉरी, दूसरा हमने क्या देखा कि यहाँ पे इनकम टैक्स जो लॉ है अथॉरिटी के बारे में देखा यहाँ पे, है ना, कि सबसे पहले बोर्ड था, एक ही बोर्ड था कि जो कि सारे सब चीज़ें देखता था। यहाँ पे इनकम टैक्स का भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता था और इनडायरेक्ट टैक्स का भी, है ना, दोनों का देखता था, लेकिन बाद में उसको बाइफिकेशन कर दिया गया, यानी अलग से एक सीबीडीटी का डिपार्टमेंट बना दिया गया, फिर दूसरा एक सीबीआईसी का डिपार्टमेंट, पहले उसका नाम सीबीईसी था क्योंकि तो उस समय पे एक्साइज था, लेकिन अब क्योंकि एक्साइज हटने के बाद में जीएसटी आ गया तो सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट एंड कस्टम, ठीक है, दो अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए। सीबीडीटी का डिपार्टमेंट इनकम टैक्स से रिलेटेड सारे काम देखता है और जो सीबीआईसी का डिपार्टमेंट वो जीएसटी और कस्टम से रिलेटेड काम देखता है। अच्छा, अब इसके अलावा इनकम टैक्स जो हम यहाँ पे कह रहे हैं, इसकी इनकम टैक्स को लॉ को देखने यानी लॉ को मतलब गवर्न करने वाले कौन कौन है, एक तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स 1961 का हम देखते हैं लॉ। दूसरा इनकम टैक्स रूल्स 1962, है ना, जो ये रूल्स कौन इशू करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। थर्ड, नोटिफिकेशन, यानी नोटिफिकेशन कौन इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सीबीडीटी, यानी सीबीडीटी वही डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट, है ना, एंड एप्लीकेबल, और ये जो नोटिफिकेशन है हर एसएससी पर एप्लीकेबल होंगे। एसएससी का मतलब है जो डायरेक्ट टैक्स जमा कराते हैं सब पर एप्लीकेबल होगा, साथ में डिपार्टमेंट पर भी। अच्छा, जितने भी सर्कुलर्स हैं, सर्कुलर्स जो हैं वो कौन इशू करता है, वो सीबीडीटी यानी डिपार्टमेंट, कोई भी कंफ्यूजन है तो उनसे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन इशू करता है, सर्कुलर इशू करता है। और ये जितने भी सर्कुलर्स हैं ये एप्लीकेबल किस पर होंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और होता है हमारा जुडिशियल प्रेसिडेंट, जो हमने पढ़ा। अच्छा, यहाँ पे अभी आप लिख लेना, ये फिफ्थ भी यहाँ पे लिख लो, एक जुडिशियल प्रेसिडेंट, यहाँ आपको पता ही चल गया होगा, यानी कोई भी कोर्ट है, कोर्ट का कोई भी जुडिशियल प्रेसिडेंट लिखो यहाँ पे। मान ली कोर्ट है, कोर्ट का कोई भी डिसीजन है तो वो डिसीजन एक केस लॉ बन जाता है, यानी जुडिशियल प्रेसिडेंट बन जाता है। उससे नीचे जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, यानी इनकम टैक्स अथॉरिटी या जितने भी एसएससी हैं सब पर वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो अपनी क्लास बेटा अब आज हम यहीं तक ही रख लेते हैं, और बाकी आगे की जो मैं क्लास लेके आऊँगी उसमें हम आगे की कुछ डेफिनेशंस वगैरह पढ़ेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स हैं वो हम सारे कवर करेंगे क्लासेस में, और सारे लेक्चर्स मैं यहाँ पे अभी यूट्यूब पे अपलोड करूँगी, ठीक है बेटा। चलिए फिर पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।